प्रमोशन के बाद बीजेपी के नेता डरे डरे और छिपे छिपे क्यों दिख रहे हैं? फर्ज करिए आपका प्रमोशन हो गया, अब क्या करेंगे? सेलिब्रेशन। जिस कारण से प्रमोशन हुआ उसे और बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे। देखो भाई, क्रूशियल मौकों पर मैंने ये किया था, वो किया था, फलाना किया था, ढिमकाना किया था, क्योंकि प्रमोशन आपके कर्मों का वैलिडेशन है। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं दिख रहा है। जिन लोगों को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी मिली वो छुप रहे हैं। चीफ दीपक महास्के ने शायद अपने पोस्ट आर्काइव कर दिए हैं, अरुण यादव ने ट्वीट्स प्रोटेक्ट कर लिए हैं, तो प्रीति गांधी और आलोक भट्ट के अकाउंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, डिलीट हो गए। शिवानंद द्विवेदी के कई पोस्ट डिलीटेड दिख रहे हैं। तो भाई, जिम्मेदारी सोशल मीडिया की और पहला काम एक्स पर छिपना, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा लग रहा है कि ये प्रमोशन ना होकर पनिशमेंट पोस्टिंग है। क्यों छिपा रहे हैं पोस्ट? क्यों डिलीट हो रहे हैं अकाउंट्स? इसके पीछे जेनजी की कितनी भूमिका है? इन सब सवालों के साथ एक दिलचस्प इंक्लूजन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम में। इंक्लूजन है स्मृति ईरानी का। क्यों हुआ होगा? बहुत से सवालों के आसान जवाब द वर्ल्ड शो के इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अमित मालवीय की बीजेपी आईटी सेल से विदाई हो चुकी है। पिछले कुछ समय से कयास लगाए भी जा रहे थे कि भैया मालवीय साहब जो हैं वो काम कर नहीं पा रहे हैं ढंग से। क्या धर्मेंद्र प्रधान से लेकर अमित मालवीय तक इस्तीफों और बदलावों की वजह जेनजी प्रोटेस्ट ही हैं? समझिए, जंतर मंतर का जेनजी प्रोटेस्ट पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ, वहीं से फैला और वहीं से इसे ताकत मिली। जून की शुरुआत में अभिजीत दीप के अमेरिका से लौटकर जंतर मंतर पर विरोध का ऐलान करते हैं और अगले हफ्तों में यह आंदोलन कई और शहरों तक पहुंच जाता है और आखिरकार 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, ट्विटर पर अपना इस्तीफा पत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेजने की घोषणा करते हैं। इतना बड़े आंदोलन के दौरान बीजेपी आईटी सेल कर क्या रही थी? जवाब है वही पुराना ढर्रा कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, चाइना की फंडिंग है, विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। जेनजी को यह नैरेटिव हास्यास्पद लगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जेनजी के मीम्स के सामने आईटी सेल का नैरेटिव टिक नहीं पाया। बीजेपी आईटी सेल पूरी तरीके से नाकाम रहा। यह हार अकेली नहीं थी। इससे पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उसी तरीके से सोशल मीडिया से जन दबाव बनकर खड़ा हुआ, जिसे लंबे समय तक टालने के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। अमित मालवीय एंड कंपनी जेनजी की भाषा, उसकी स्पीड और सटायर बेस्ड क्रिएटिविटी को समझने में नाकामयाब रही। अब जब समझ नहीं पा रही है तो काउंटर कैसे करेगी? अब बीजेपी ने आईटी सेल की अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 17 अगस्त 2026 को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो नई राष्ट्रीय टीम घोषित की, उसमें मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महास्के को आईटी सेल का हेड बनाया गया। महास्के छत्तीसगढ़ भाजपा इकाई से जुड़े एक राजनीतिक संगठक हैं। इससे पहले ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। महास्के के साथ 4 सह संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं और ये टीम अलग अलग राज्यों से आती है। प्रीति गांधी जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं, शिवानंद द्विवेदी दिल्ली से आते हैं, आलोक भट्ट उत्तराखंड से और अरुण यादव हरियाणा से। अरुण यादव जुलाई 2022 हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के हेड थे, लेकिन 2022 में इनकी एक 2017 की पोस्ट वायरल हो गई। उसमें लिखा था, मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आते हैं। लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद इन्हें पद से हटा दिया गया। अब 4 सालों बाद इसी शख्स को दोबारा राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रमोशन हुआ है। प्रीति गांधी का नाम भी विवादों से अछूता नहीं रहा है। 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रीति गांधी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके साथ केरला स्टूडेंट्स यूनियन की नेता मीवा जॉली नजर आ रही थी। प्रीति गांधी ने मीवा जॉली का कनेक्शन पाकिस्तान से बता दिया और पोस्ट में लिखा, यह भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। साल 2012 की एक पोस्ट में इन्होंने लिखा हुआ था, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नाथूराम गोडसे। एक और पोस्ट में यही प्रीति गांधी, जो अब नेशनल सोशल मीडिया टीम में है बीजेपी के, उन्होंने लिखा था, वी नीड 1000 गॉडसे। आलोक भट्ट 2012 की एक पोस्ट में लिखते हैं, दिस कंट्री इज रूइंड बाय अ इटालियन वॉर। साल 2016 की एक पोस्ट में इन्होंने लिखा, हर दिक्कत की वजह वोटिंग राइट है, इसी से मुस्लिम वोट बैंक और रिजर्वेशन जन्म हुआ है। पूरी नई टीम बदलाव के नाम पर लाई गई है, लेकिन टीम की सबसे बड़ी पहचान ही विवादित, भड़काऊ, घटिया और अनपढ़ पोस्ट है और वैसी पोस्टिंग हिस्ट्री। तो क्या बदलाव ज्यादा भड़काऊ और ज्यादा सांप्रदायिक दिशा में है? अब सवाल फिर से वही है, क्या ज्यादा भड़काऊ और ज्यादा सांप्रदायिक लोग जेनजी के सामने टिक पाएंगे? मुश्किल लगता है।
नई टीम के ऐलान के कुछ ही घंटों के भीतर एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स अचानक गायब होने लगे। प्रीति गांधी और आलोक भट्ट के प्रोफाइल नॉन एग्जिस्टेंट नजर आने लगे। अरुण यादव ने अपने अकाउंट को पब्लिक व्यू से हटाकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि लोग जो है, आम लोग, वो इसके पुराने पोस्ट को देख ना पाए। यानी नियुक्ति की खबर आने के बाद जश्न मनाने या अपनी नई जिम्मेदारी का ऐलान करने की बजाय इन नेताओं की पहली प्रतिक्रिया अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को छुपाना रही। खुद नए मुखिया दीपक म्हात्के के अकाउंट पर भी यही तरीका अपनाया गया। म्हात्के के ट्विटर अकाउंट को अगर आप देखेंगे तो उस पर नियुक्ति की तारीख से पहले की कोई भी पोस्ट मौजूद नहीं। शायद पूरा पुराना कंटेंट साफ करने की कोशिश की जा रही है, छिपाने की कोशिश तो हो ही रही है। बीजेपी ने पूरी टीम को बेहतर नई सोच इन नामों पर पेश किया, लेकिन टीम जिस हिसाब से पुराने पोस्ट छुपा रही है, अकाउंट्स लॉक कर रही है, डिलीट कर रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि ये टीम आने से पहले ही जेनजी के दबाव में है। इन्हें पता है जेनजी स्क्रीनशॉट्स लेना, पुरानी पोस्ट खोदना और असंगतियां पकड़ना बखूबी जानती है। जो टीम अपनी शुरुआत ही अकाउंट डिलीट करके भागते हुए कर रही है, वह उस जेनजी को सोशल मीडिया पर कैसे जीतेगी जिसने अभी एक मिनिस्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस फेरबदल में एक वापसी और हुई है और वो वापसी बहुत दिलचस्प है। वापसी हुई है स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इन्हें उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से यह जिम्मेदारी बहुत ही अहम हो जाती है। सवाल यह है कि इतने बड़े संगठनात्मक फेरबदल में ईरानी को ही क्यों चुना गया। इसका जो सबसे संभावित कारण हो सकता है वो ये कि फिलहाल की राजनीति में जो सबसे बड़ी हकीकत है वो ये है कि संसद के भीतर हो या सड़क पर हो, दोनों जगह राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हावी नजर आ रहे हैं। उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो पहले हो रहे हैं, नैरेटिव सेटिंग पहले हो रही है और बाद में बीजेपी उसे फॉलो करती दिख रही है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया या नहीं दिया। अगर हां तो वो दोषी है, अगर नहीं तो वो इनकॉम्पिटेंट है। मीडिया के सामने आकर भी राहुल गांधी ने यह बात दोहराई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अमित शाह संसद में जवाब देने ही नहीं पहुंचे। सरकार बैकफुट पर है। इसी बढ़ते दबाव के बीच अब स्मृति ईरानी को दोबारा सक्रिय राजनीति में लाया गया है। बीजेपी के भीतर राहुल गांधी को जवाब देने का काम अक्सर पहले ईरानी को ही सौंपा जाता रहा है और इसके लिए उनकी छवि गाली गलौज और तल्ख बयानबाजी वाली भी रही है। स्मृति ईरानी जानी जाती हैं तीखे, अक्सर मर्यादा की सीमा को लांघते हुए हमले, खासकर गांधी परिवार को निशाना बनाकर। यही वजह है कि जब पार्टी के भीतर यह महसूस हुआ कि राहुल गांधी लगातार अमित शाह और सरकार की विदेश नीति दोनों मोर्चों पर हावी हो रहे हैं, ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, उसे टैकल किया जाए, चाहे फिर उसके लिए गाली गलौज वाले चेहरे को ही क्यों ना बुलाना पड़े। अब सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखिए तो तस्वीर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल साफ। मालवीय की जगह जिस टीम को लाया गया है वो देखने में जरूर नई लगती है, नए नाम हैं, नए चेहरे हैं, लेकिन जब इस टीम की बुनियाद खंगाली जाएगी तो असल मसला बदलता नहीं दिखता है, बल्कि दोहराता ही नजर आता है। जिस शख्स को पहले भी सांप्रदायिक पोस्ट की वजह से पद गंवाना पड़ा था, उसे फिर से राष्ट्रीय जिम्मेदारी दे दी गई। यानी बीजेपी ने चेहरे बदले हैं, लेकिन जिस सोच और तरीके से ये आईटी सेल अब तक चलता आया है, जिस तरीके के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हमने देखे, जिस तरीके के नफरत भरे मैसेजिंग हमने देखे, वो जस का तस बना हुआ ही रहेगा, ऐसा लगता है। जो टीम खुद को जेनजी के लिए ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा समझदार विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है, उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने पुराने अकाउंट्स को छुपाना, अपने पोस्ट को डिलीट करना और प्रोफाइल को लॉक कर देना रहा, जो पूरी रणनीति की नींव को ही कमजोर कर देता है। असल मुकाबला यहां सिर्फ चेहरों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोशल मीडिया मॉडल का है। एक तरफ वो पीढ़ी है जो मीम्स, सटायर और तेज फैक्ट चेकिंग से नैरेटिव बनाती है और बिगाड़ती है, बिना किसी केंद्रीय कमान के, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक तरीकों से। दूसरी तरफ वही पुराना, ऊपर से नीचे तय होने वाला दफ्तरी अंदाज का आईटी सेल मॉडल, जो अब सिर्फ चेहरे बदलकर खुद को अपग्रेडेड दिखाने की कोशिश कर रहा है। और कंटेंट के नाम पर भी इनके पास है क्या? वही सांप्रदायिकता भरे मैसेज, वही नेहरू और गांधी के ऊपर आलोचनात्मक पीठ, जिनकी कोई सिर पैर नहीं है। जंतर मंतर आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने साबित कर दिया कि पुराना मॉडल अब काम नहीं कर रहा। लेकिन नई टीम की शुरुआत ही जिस डर के साथ हुई है, उससे भरोसा करना मुश्किल है कि सिर्फ नाम बदलने से नतीजे भी बदल जाएंगे। साथ ही स्मृति ईरानी की वापसी ये भी दिखाती है कि पार्टी की असल चिंता सिर्फ सोशल मीडिया नैरेटिव तक सीमित नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को लेकर एक गहरी बेचैनी भी इसमें शामिल दिख रही है। और स्मृति ईरानी जो लगातार राहुल गांधी पर बड़े आक्रामक तरीके से हमलावर रही हैं, एक बार उन्होंने चुनाव में हराया भी है, उनको इंक्लूड
इंक्लूड करने का कारण शायद यही चिंता, यही बेचैनी, यही बेकली हो। लेकिन मामला ये है कि भैया सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से फंक्शन करता रहा अमित मालवीय के नेतृत्व में, उसमें उन्होंने 2-4 सिलेबस ही देखे, 2-4 पुस्तक ही पढ़े, उन्होंने 2-4 बुक्स की रीडिंग की, लेकिन सिलेबस जो है बहुत वास्ट है, विषय बहुत सारे हैं, उनको आप कवर कैसे करेंगे? पढ़ना लिखना पड़ेगा। तो क्या नई टीम पढ़ेगी लिखेगी या पुराने तीर कमान के साथ ही इस मैदान में डटी रहेगी? और अगर डटी रहती है तो पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के नियम बदल गए हैं, अप्रोचेस बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं और तेवर भी बदल गए हैं। आपको क्या लगता है इस नई टीम के बारे में? आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया।